Okay, the first question says, benefit of exemption under 54 is available only if capital asset being sold is a dash. ठीक है, अब इसमें दो करेक्ट आंसर है. ठीक है, एक तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए. ठीक है, और दूसरा जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो होती है, जो आप जिसके ऊपर एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी को मिलती है जिसकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है. मतलब जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जिसको टैक्सेबल होता है. तो इसका आंसर एक्चुअली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है. नीचे कहीं पे भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लिखा है, और यहाँ पे टाइप ऑफ प्रॉपर्टी पूछा है, तो टाइप ऑफ प्रॉपर्टी आपकी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए. देखो मैं आपको पीपीटी में भी डिस्कस कर लेता हूँ. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, साथ साथ में इसको भी ओपन रखेंगे. एग्जामिशन लास्ट में. एक तो असेट जो है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए, और दूसरा द असेट सोल्ड इज रेसिडेंशियल हाउस. ठीक है, क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होना चाहिए. तो यहाँ पर एक्चुअली आंसर जो है वो ये होना चाहिए उसका, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट. ठीक है, ये इसका आंसर है यहाँ पर. तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये आंसर की जो है वो चेंज होगी. ठीक है, सो दो कंडीशन होती है एग्जामिशन क्लेम करने की, लास्ट पेज पे आपको मिल जाएगी. इट शुड बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए. ठीक है, सो जिसने भी मतलब ये आंसर की जो है वो क्लस्टर से ही रॉन्ग आया था. ठीक है, सो जैसा आंसर की आया था वैसे मैंने लिख दिया, बट ये करेक्ट आंसर की जो है वो यही है. एनी डाउट? नो सर. नो सर. तो एग्जामिशन क्लेम करने के लिए ये जो कंडीशन थी वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है. खाली याद तो रखने की बात है, इसमें कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं था. ठीक है, तो एग्जामिशन सिर्फ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को मिलता है. अगर एग्जामिशन पढ़ना है तो पीपीटी के लास्ट पेज पे जाके आप लोग पढ़ लेना. ठीक है, 1 साल पहले या 2 साल बाद परचेस करना है, ये तीन ही इसकी जो मेन कंडीशन है. और जो प्रॉपर्टी होना चाहिए वो इंडिया में होना चाहिए. ठीक है, ये कंडीशन है एग्जामिशन क्लेम करने की. ओके, इनकम इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ डैश एसेट्स. कौन से एसेट्स के ऊपर मिलता है कैपिटल गेन में? ये तो इजी क्वेश्चन था. कैपिटल एसेट. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट करेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या, है ना? पहले ही द एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटल एसेट एंड इट्स ट्रांसफर, और प्रॉफिट कहाँ पे होना चाहिए? फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सच एसेट. ओके, इनकम ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय अ बिजनेस विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम डैश. ठीक है, कोई भी फिक्स एसेट जब बेचता है, ठीक है, तो वो कैपिटल गेन में ही आता है. ठीक है, उसका बिजनेस नहीं है बेचने का. ठीक है, तो जब आपका बिजनेस ही होता है एसेट बेचने का, तब आपका बिजनेस तब उसको बिजनेस बोला जा सकता है. बट आप कभी भी एसेट बेचेंगे, ठीक है, चाहे आपका पर्सनल आपका ये है, क्या नाम है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, आप कभी भी बेचोगे तो कैपिटल गेन में ही आएगा वो. ठीक है, तो कैपिटल गेन ही ट्रीट होता है. लेकिन अगर एक ये है बिल्डर है, ठीक है, या डेवलपर है, जो कि अपनी जिसका जो प्रॉपर्टी बेचता है, ये तो उसका बिजनेस है ना, तो इसका बिजनेस ही है, तो वो इनकम फ्रॉम मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में चला जाएगा. ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? अदर देन बिजनेसमैन, मतलब जिसका बिजनेस ही है प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का, अगर जिसका बिजनेस है प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का, अगर उसने प्रॉपर्टी बेचा है, ठीक है, तो वो उसका बिजनेस में आएगा, स्टॉक इन ट्रेड माना जाएगा उसके लिए वो. ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो असेट माना जाएगा. तो जब भी असेट बिकेगा तो वो कैपिटल गेन में ही आएगा. लेकिन फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता, लैपटॉप इज एन असेट,
ठीक है। लेकिन अगर आप लैपटॉप भी खरीदते बेचते हो तो इट बिकम स्टॉक, है ना। फर्नीचर इज एन एसेट, लेकिन आपका बिजनेस फर्नीचर खरीदने और बेचने का है, तो फर्नीचर बिकम्स असेट, है ना। सॉरी, फर्नीचर बिकम्स स्टॉक। तो जब भी आप स्टॉक बेचते हो तो आपको बिजनेस की कैटेगरी में लेके जाते हैं, ठीक है। तो आपका मेन प्रोडक्ट जो है जिसके लिए आपने बिजनेस फॉर्म किया है वो एक्चुअली अगर फ्लैट बेचने का और खरीदने का है तब तो इट इज योर बिजनेस। लेकिन अदर देन दैट, अदर देन बिजनेस, मतलब बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, बाकी सारी जगह पे फिक्स एसेट बेचा आपने, ठीक है, तो वो किस में जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। एनी डाउट ये दोनों में? अगर आपका बिजनेस ही है फ्लैट बेचने का खरीदने का तब आपने बेचा है तो वो बिजनेस में जाएगा। लेकिन अदर देन दैट बाकी कोई भी असेट बेचेगा तो क्या होगा? उसके ऊपर कैपिटल गेन होगा। एनी डाउट? No, sir. Okay. Unlisted preference shares held for 18 months will be treated as dash. देखो अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में क्या बताया? हाँ, अनलिस्टेड शेयर को कितना होल्ड करना पड़ता है आपको? 24 मंथ्स, है ना। जबकि लिस्टेड शेयर्स के लिए कितना है? 12 मंथ्स ही है। अनलिस्टेड शेयर्स के लिए कितना है? 24 मंथ्स है ना। मतलब 18 मंथ्स तक की वो क्या रहेगा? बोलो। आज सारे बच्चे सो रहे हैं क्या? आर यू ऑल Short. शॉर्ट? नहीं सर, नहीं सर। No. अनलिस्टेड शेयर लॉन्ग टर्म होने के लिए आपको 24 मंथ्स लगते हैं, ठीक है। तो 18 मंथ्स में वो क्या रहेगा? शॉर्ट टर्म रहेगा, ठीक है। और लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर है 18 मंथ्स के लिए, तो लिस्टेड के केस में तो 12 मंथ में ही हो जाता है वो, तो इस केस में वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, while calculating capital gain on transfer of asset acquired on or before 1st April 2001, ठीक है, आपने असेट को 1st अप्रैल 2001 से पहले खरीदा है, ठीक है। एनी इंप्रूवमेंट डन ऑन टू द असेट बिफोर 1st अप्रैल 2001, बताया था ये चीज। 2001 के पहले के इंप्रूवमेंट को क्या करते हैं हम लोग? Not allowed, sir. हाँ, Not allowed. इग्नोर करते हैं हम लोग, है ना। तो इग्नोर करते हैं मतलब इट इज नॉट अलाउड। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज डैश। आपके घर का फर्नीचर है, ठीक है, वो कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आता है, याद रखना ये चीज। ये घर का फर्नीचर है, कैपिटल एसेट की कैटेगरी में नहीं आता, आप यूज करते हो उसको, ठीक है। तो नॉट टैक्सेबल एज कैपिटल गेन, ठीक है। वैसे ही आपका पर्सनल, आपका स्कूटर वगैरह हो सकता है, ये सब भी इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। तो जो पर्सनल चीजें हैं वो हम लोग इसकी कैटेगरी में नहीं लेते हैं, अदर देन आपके जो बाकी के जो हाउस होल्ड यूज के लिए आप लोग करते हो ना उसको छोड़कर, ठीक है। तो आपका आपके कपड़े हैं, आपके यूटेंसिल्स हैं, ठीक है, आपके घर का फर्नीचर है, ठीक है, और बाकी की सारी चीजें, आपका वॉशिंग मशीन, आपका जो भी है, ये सारे आपके घर के यूज करने के जो सामान है, इसको बेचना और खरीदना कैपिटल गेन नहीं माना जाता, ठीक है। तो ये जो हाउस होल्ड थिंग्स होती है ना, इसके ऊपर आप कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, Mr. X acquired property on 9/12/2006 under a will from his father, who purchased the property on 11/9/1998 on sale of property by Mr. X on 26/2/2020. The cost inflation index of the base year will be taken as number of dash previous year. कौन से ईयर का लेंगे? 2006 and 7. 2006 and 7 बिकॉज गिफ्ट से पहले का हम लोग नहीं ले सकते, अदरवाइज हम लोग 100 मतलब 2001-2 का लेते, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर्टी क्या है? गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर विल बी टेकन एज नंबर ऑफ डैश, मतलब तुम्हारा 2006 और 7 का आएगा। To be long-term capital asset, a residential house property should be held for more than dash. Residential house property मतलब immovable property. Immovable property को कितना टाइम लगता है? 24 months, है ना? 24. ओके,
To be long term capital asset, shares of listed company should be held for more than dash 12 months. 12 months. Okay. To be long term capital asset, shares of unlisted company यहाँ पर है, ठीक है, 24 months चाहिए होता है लास्ट. To be long term capital asset, jewelry should be held for more than dash. ज्वेलरी अदर कैपिटल एसेट में आता है, और अदर कैपिटल एसेट का क्या है आपका 36 मंथ. यहाँ पे अदर नहीं लिखा है, बट ये अदर के लिए. ओके, यहाँ पर देखो आप क्या करेंगे. मिस्टर रानी इनहेरिटेड अ वेकेंट लैंड कॉन्सिक्वेंट टू द डिमाइस ऑफ हर फादर. ठीक है, द लैंड वाज एक्वायर्ड बाय हर फादर ऑन 10th April 1996 फॉर ₹40,000. Fair market value of the land on 1st April 2001 was 60,000, and on the date of inheritance, that is 10th June 1990, was ₹2 lakh. The cost of acquisition for Mr. Rani is dash. क्या लेते हैं cost of acquisition? हम लोग कभी भी higher लेते हैं cost to the previous owner और on 1st April 2001, whichever is higher हम लोग लेते हैं. ठीक है, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सेम वैसे ही आपको करना है ना. तो 40,000 और 60,000 whichever is higher. डेट ऑफ गिफ्ट के केस का नहीं लेते हम लोग. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग डेट ऑफ गिफ्ट की नहीं लेते हैं, खाली इंडेक्स लेते हैं डेट ऑफ गिफ्ट का. ठीक है, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने का तरीका सेम है हर क्वेश्चन में. ठीक है, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और कॉस्ट ऑन 1st April 2001 whichever is higher. तो आंसर आपका 60,000 आना चाहिए. ठीक है, 40,000 और 60,000 whichever is higher. DS owns a house of ₹20 lakh which he transfers for ₹22 lakh to Kamal on 5/4/2020. What will be the full value of consideration? ये easy था क्वेश्चन. बोलो. 22 lakhs. 22 लाख इजी था ना. आपका वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूछा था, तो कितने में बेचा है इसने? 22 लाख में बेचा. Which asset is not treated as capital asset for capital gain purpose? ठीक है, मोटर कार फॉर बिजनेस यूज तो ठीक है, ज्वेलरी भी ठीक है, टेनेंसी राइट ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या होता है? ये बिजनेस में होता है ना, स्टॉक तो बिजनेस में होता है. ठीक है, तो ये कभी भी आप कैपिटल गेन में ट्रीट नहीं करते. जैसे मैं ऊपर बता रहा था आपको कि उसने लैंड बेचा है एज अ रियल एस्टेट डेवलपर है. ठीक है, उसने अगर बेचा है तो उसका बिजनेस बोला जाएगा. वैसे ही उसके लिए जो लैंड बिकम्स स्टॉक इन ट्रेड. तो ये स्टॉक इन ट्रेड जो होता है ये कभी भी टैक्सेबल नहीं होता कैपिटल गेन में, वो बिजनेस में आता है. तो ये चीज ध्यान रख लेंगे आप लोग. मैंने एक स्लाइड यहाँ पर मिस कर दिया है, शायद मेरे हिसाब से मैंने नहीं लिखा हुआ. ठीक है, ट्रांसफर में लिखा है बट यहाँ पे लिखा नहीं है कि कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं होती है. ठीक है, ये मुझे ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज तुम लोग हमेशा ही कंफ्यूज रहोगे इस चीज में. मिस हो गई है करेक्ट. यहाँ पर मैं एक ऐड कर दूंगा व्हाट इज नॉट कैपिटल एसेट. तो ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के आगे आ जाएगा, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके अंदर स्टॉक इन ट्रेड भी होता है जो कि कैपिटल एसेट नहीं होता. स्टॉक इन ट्रेड कहाँ पे यूज होता है? बिजनेस में. ठीक है, तो जिसके लिए वो स्टॉक है उसके लिए वो बिजनेस है. तो अदर देन बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए आप बिजनेस में अगर आपने मोटर कार यूज किया है तो अगर वो आपका असेट है, बेचा आपने तो आपको फायदा हुआ तो आप उसको कैपिटल गेन में ले सकते हैं. लेकिन अगर आपका बिजनेस ही वो पर्टिकुलर चीज खरीदने और बेचने का है तो आप हमेशा कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करेंगे. ठीक है, कैपिटल गेन जो होता है वो एक पॉइंट कभी करते हैं. ठीक है, मतलब वो रेवेन्यू नहीं होता आपके लिए. लेकिन अगर आपका बिजनेस ही असेट बेचने और खरीदने का है तो इट बिकम्स रेवेन्यू. ठीक है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड में चला जाता है और स्टॉक इन ट्रेड जो होता है वो बिजनेस में आ जाता है. ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें आपको बता दिया. स्टॉक इन ट्रेड आपके बिजनेस का नहीं होता. पर्सनल यूटेंसिल्स, आपका पर्सनल हाउस होल्ड, आपका फर्नीचर है, पर्सनल आपका क्या स्कूटर वगैरह है, ये सारी चीजें उसमें नहीं आती आपके
कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है, वो मैं ऐड कर दूंगा वहां पे, थिंग्स विच आर नॉट कैपिटल एसेट वो मैं डाल दूंगा। ओके, टिक फ्रॉम द फॉलोइंग द कैपिटल एसेट वेयर देयर विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ गेन asset is transferred after it is held for 14 months। 14 months हेल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, ऐसा कौन सा असेट है? गुड मॉर्निंग, बोलो। ज्वेलरी। ज्वेलरी कौन से में आता है? अदर में आता है, और उसको 18 मंथ्स लगता है बेटा। शेयर ऑफ लिस्टेड कंपनी। शेयर्स ऑफ Shares of listed company. ठीक है। CII refers to, ये तो इजी था, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को बोलते हैं CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को बोलते हैं। While calculating long-term capital gain where assessee has got the property by gift from father, the cost of acquisition will be calculated by dash। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कौन सा आपको कॉस्ट लेना पड़ेगा उसका, मतलब कॉस्ट लेने के लिए क्या करना है आपको? ऑब्वियसली अगर गिफ्ट है तो आपकी तो कोई कॉस्ट हुई नहीं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेना पड़ता है, Previous owner. ठीक है। वैसे एक्चुअली यहाँ पर ये होना चाहिए कि कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001 whichever इज हायर। कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर या फिर 1 अप्रैल की वैल्यू जो होगी वो लेंगे, लेकिन कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ही कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितने में उसने परचेस किया था, या फेयर मार्केट वैल्यू whichever इज हायर, ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो यहाँ पर एक्चुअल आंसर इसका कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर ही होता है, ठीक है। जो उसको था कॉस्ट वही आप भी ले लेंगे। The amount of exemption available under section 54 will be dash, ठीक है, it will be lower of capital gain और amount of investment, ये लास्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस 54 में एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो कैपिटल गेन या तो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट whichever इज लोअर, ठीक है। तो आप जब भी एग्जेम्पशन माइनस करेंगे तो चेक करेंगे कि कैपिटल गेन से ज्यादा मत माइनस कर देना, नहीं तो आंसर नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में से जो भी कम है वही वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एज एन एग्जेम्पशन मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज डन। यहाँ से 25 लोगों ने और यहाँ से 2 लोगों ने आंसर किया है। मार्क्स कुछ अच्छे नहीं है, लेकिन अभी अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, कुछ स्लाइड भी मिसिंग थे, मतलब एक तो कैपिटल एसेट का स्लाइड मिसिंग है, वो मुझे बताना है, ठीक है, वो मैं बता दूंगा, वो मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं कैपिटल एसेट के ऊपर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कैपिटल एसेट है और कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो कि मिस हो गया है वहाँ पे, तो वो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न, एनी डाउट, तो आप पूछ लो। अभी मैं ये रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ।